ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग फ्रेज रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिसर कैरिड आउट द ऑर्डर्स टू द लेटर एंड स्पिरिट। पता नहीं आज सुबह से मेरी प्रॉब्लम हो रही है साउंड की। ओके, तो इसमें इस फ्रेज में कोई गलती हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, गलती हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इन टू द लेटर एंड स्पिरिट, टू द लेटर एंड स्पिरिट, सॉरी, ये टू द लेटर एंड स्पिरिट, ये इसमें थोड़ी सी गलती है। क्या होना चाहिए? द ऑफिसर कैरिड आउट द ऑर्डर्स टू द लेटर एंड स्पिरिट। नो, एट द लेटर और स्पिरिट कभी नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक छोटा सा प्रपोजिशन का गलती है, तभी जाके ये फ्रेज सही होता है। फ्रेज में हम लोग जो प्रपोजिशन लगना होता है वही लगाएंगे, दूसरा हम लोग नहीं लगाएंगे। अब तो साउंड ठीक है? हाँ। सो ऑन द लेटर एंड स्पिरिट भी नहीं होगा। ये क्या होना चाहिए? इन द लेटर एंड स्पिरिट होना चाहिए। एज इंटेंडेड, इसका मतलब एज इंटेंडेड, जैसा होना चाहिए उसने वैसा ही किया। द ऑफिसर कैरिड आउट द ऑर्डर्स टू द लेटर एंड स्पिरिट, टू द लेटर एंड स्पिरिट। ओके, अब तो साउंड ठीक है? हाँ, अब तो ठीक है। ओके, चलिए सेकंड आते हैं। सी हैज बिन लिविंग हियर फ्रॉम सेवरल ईयर्स। सी हैज बिन लिविंग हियर फॉर सेवरल ईयर्स। अब फ्रॉम सेवरल ईयर्स हाईलाइटेड है, तो ये कौन सा आंसर होना चाहिए? शी हैज बिन लिविंग हियर फ्रॉम सेवरल ईयर्स। शी हैज बिन लिविंग हियर फ्रॉम सेवरल ईयर्स। ड्यूरिंग सेवरल ईयर्स होना नहीं चाहिए। ओके, ये सेवरल से हमें एक ड्यूरेशन पता चल रहा है, सेवरल ईयर्स से, तो ड्यूरिंग तो होना नहीं चाहिए। सिंस हम लोग सेवरल ईयर्स के लिए नहीं लिखते हैं। सिंस हमें पता है ये स्पेसिफिक कोई पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बताया जाता है। अब बच गया हमारा फॉर सेवरल ईयर्स और बाय सेवरल ईयर्स। क्या होना चाहिए? फॉर सेवरल ईयर्स और बाय सेवरल ईयर्स। हम दो एलिमिनेट कर चुके हैं। अब इसमें गलती तो है, पता चल रहा है, तो नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। फॉर सेवरल ईयर्स और बाय सेवरल ईयर्स क्या होगा? बाय सेवरल ईयर्स नहीं होता है, फॉर सेवरल ईयर्स। ओके, सी हैज बिन लिविंग हियर फॉर सेवरल ईयर्स। सी हैज बिन लिविंग हियर फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। She completed the work at the 11th hour moment. She completed the work at the 11th hour moment. हम इस टाइप के सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी बोलते हैं। हम 11th आवर जब बोल रहे हैं, ये जो 11th आवर की बात होती है, दैट मीन्स मोमेंट की बात हम ऑलरेडी बोल ही रहे हैं। एकदम लास्ट मोमेंट पे, जब काम को मतलब फिनिश होने की टाइम एकदम मतलब चला जा रहा है, एकदम लास्ट मोमेंट पे अगर कोई काम करने जाते हैं या याद आ जाता है करना है, तो वो होता है 11th आवर। दैट मीन्स अगर हम बोल रहे हैं द 11th आवर, तो उसमें उसका मतलब ही हुआ मोमेंट। तो हम और एक बार मोमेंट नहीं देंगे, ये क्या हो जाता है? रिडंडेंसी हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं देंगे। तो इन 11th आवर तो होता ही नहीं है, गलती तो है, पता चल गया। एट फाइनल मोमेंट आर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये पूरा फ्रेज है। एट द 11th आवर पूरा फ्रेज है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, एट फाइनल नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी इन 11th आवर और मोमेंट लिखा हुआ है, इसको भी नहीं करेंगे। तो आंसर हो जाएगा एट द 11th आवर। ओके, एट द 11th आवर। ये मोमेंट क्या हो गया? रिडंडेंसी यहाँ पे यूज हुआ है, क्योंकि द 11th आवर मतलब ही हो गया लास्ट मोमेंट। उसके अंदर मोमेंट ऑलरेडी है, हमें अलग से मोमेंट देके इसको क्या कर रहे हैं? रिडंडेंट बना दे रहे हैं। इसलिए ये आंसर क्या होगा? एट द 11th आवर इसका सही फ्रेज है। She completed the work. She completed the work at the 11th hour. Okay, she completed the work at the 11th hour. चलिए नेक्स्ट आते हैं। He resigned the company of his own personal will. फिर से वैसी क्वेश्चन आ गई। He resigned the company of his own personal will. अब अपना भी और पर्सनल भी, दो सेम वर्ड सामने सामने दिया गया है। एक ही आइडिया बताने के लिए दो सेम वर्ड दिया गया है। ओन मतलब भी अपना, पर्सनल मतलब भी अपना, तो ये भी रिडंडेंट हो गया।
ऐसा हम लोग दो से एक ही आइडिया को बताने के लिए, सेम आइडिया बताने के लिए दो वर्ड का यूज करना गलत होता है। तो हम लोग दो वर्ड की जरूरत ही नहीं है, हम कोई एक वर्ड का यूज करेंगे जो ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो और ये फ्रेज को भी सही से बोल रहा होगा। He resigned the company of his own personal will. He resigned the company of his own personal will. Of will तो नहीं होगा, ठीक है, ऑफ विल होना नहीं है क्योंकि ऑफ हिज ये हमें बोलना था। बाय ओन विल ये भी नहीं होना चाहिए। कंपनी ऑफिस ये तो सही है, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं है क्योंकि पर्सनल और ओन दो लिखा हुआ है तो नो तो पहले ही काट दे रहे हैं। फ्रॉम पर्सनल विल और ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। अब ये जो फ्रेज होता है ना, ये फ्रेज को ऐसे नहीं बोलते हैं, ये फ्रेज ही ऐसा है, ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, अपने इच्छा से, ठीक है, ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, ये हमें याद भी करना होगा। ऑफ हिज ओन पर्सनल विल ये ऐसा सेंटेंस नहीं होता है, अगर ऐसा बोल देते हैं तो ये एक्चुअल एक फ्रेज है जिसका मतलब अपनी इच्छा से, ओके, ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, दैट मीन्स आंसर होगा बी, ही रिजाइन द कंपनी ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, ही रिजाइन द कंपनी ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। The student read the poem by learning heartedly, ये तो सबको पता है, पूरा पोएम को कैसे पढ़ा वो, by learning heartedly, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि गलती दिख रहा है। with learning heartedly नहीं होगा। अब by heart, by memory और by learning heart, by learning heart भी ये एकदम awkward सा लग रहा है, बच गया सिर्फ by heart और by memory, क्या होगा? तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई चीज़ को हम लोग अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं तो वो हम लोग बोलते हैं बाय हार्ट, बाय हार्ट, बाय मेमोरी नहीं, बाय हार्ट। द स्टूडेंट रीड द पोएम बाय हार्ट, तो यहाँ लर्निंग हार्टेडली को छोड़ के हम लोग क्या बोलेंगे, बाय हार्ट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पता है हमारी न्यू आपकी बैच है, ये आपकी SSC GD के लिए है, ये हमारे टीचर्स है। आप लोग अगर इसके लिए अप्लाई कर रहे हो 2026 के लिए तो ज्वाइन कर सकते हो सपनों की वर्दी। चलिए 6 नंबर आते हैं। द आंसर द ओके, शी आंसर्ड द क्वेश्चन इन अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, ये हमारी हाईलाइटेड है, इन अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी। शी आंसर्ड द क्वेश्चन इन अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी। अब लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, अब बड़ा सा स्टोरी है उसको शॉर्ट करके वो बता रही है, बताई, तो इन स्टोरी शॉर्ट ये तो गलत लग रहा है, शॉर्ट लॉन्ग स्टोरी, शॉर्ट और बड़ा ये तो दिया ही हुआ था ऐसा। अब इन लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, इन लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, अब बड़ा सा स्टोरी को वो छोटा करके बता रही है तो इन लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी भी तो गलत है, तो क्या हो जाएगा, इन ब्रीफ। शी आंसर्ड द क्वेश्चन इन ब्रीफ, शी आंसर्ड द क्वेश्चन इन ब्रीफ, शी आंसर्ड द क्वेश्चन इन ब्रीफ, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। He revealed the secret without making much fusses, without making much fusses. अब fusses, fuss जो वर्ड है ये प्लूरल नहीं होता है, ये तो अनकाउंटेबल है, तो ये प्लूरल तो होगा नहीं, तो जो भी प्लूरल है वो सबको काट देते हैं, ठीक है। अब ये जब आपकी पता चल गया ये प्लूरल नहीं होता है तो नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे तो कुछ इम्प्रूवमेंट करना ही है। तो विदाउट मच फस और विथ मेकिंग फस, विदाउट मच फस और विथ मेकिंग फस। अब विथ मेकिंग फस यहाँ पे विदाउट बोल रहा है और यहाँ विथ बोल रहा है, तो ये विथ उसके साथ में किया, ये तो हो नहीं सकता है। विदाउट मच फस, मेकिंग हम लिखेंगे नहीं, विदाउट मच फस, विदाउट मच फस, और ये ES नहीं होता है क्योंकि इसका हम लोग ये अनकाउंटेबल है, इसको हम लोग ES प्लूरलाइज नहीं कर सकते हैं, तो विदाउट मच फस, ही रिवील्ड द सीक्रेट विदाउट मच फस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। The judge passed the order on the fast track basis. The judge passed the order on the fast track basis. On the fast track basis. यहाँ पे छोटी सी एक आर्टिकल की भी मिस्टेक है और ये एडजेक्टिव जैसा यूज होता है, इसको कंपाउंड बना देंगे हम लोग, वैसा हो सकता है। तो ऑन द फर्स्ट ट्रैक, ये ऑन द तो सही है, फर्स्ट सिर्फ फर्स्ट ट्रैक नहीं होगा, एक प्रपोजिशन तो होगा, विथ होता नहीं है, गलती हम बोल रहे हैं तो नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा, बच गया ऑन फर्स्ट ट्रैक और ऑन अ फर्स्ट ट्रैक बेसिस। अब बेसिस भी सही है, उस बेसिस पे तो क्या हो जाएगा,
ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस, ऑन अ यहाँ पे आर्टिकल अ लगता है, ऑन अ फास्ट ट्रैक, और इसको हमें कंपाउंड एडजेक्टिव बनाना होगा, फास्ट ट्रैक बेसिस। ओके, ये ऐसे ही यूज होता है। द जज पास द ऑर्डर ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस। ओके, ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। He made an attempt to try and solve the issue. He made an attempt to try and solve the issue. ये हमारी highlighted है, तो इसमें कुछ to solve, for trying to solve, to attempt solving, at solving, no improvement. अब attempt करना मतलब ही क्या होता है, कोशिश करना होता है, तो फिर से try लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये गलती है तो no improvement तो पहले ही काट देते हैं, at solving होता नहीं है। ओके, तो to attempt solving, यहाँ attempt पहले ही है, तो to हम लोग attempt क्यों लगाएंगे, तो to solve और for trying to solve. He made an attempt for trying to solve. He made it, अब हम attempt मतलब ही होता है try करना, इसमें तो attempt मतलब ही होता है, तो हम trying फिर लिखेंगे नहीं, ये हमारा सही है। He made an attempt, फिर क्या हो जाएगा, to solve, to यहाँ पे to लगा देंगे, and को काट देंगे, to solve the issue, to solve the issue. Okay, to solve the issue. He made an attempt to solve the issue. He made an attempt to solve the issue. क्योंकि ट्राई करना ही तो अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट करते हो तो उसमें ट्राई ही करते हैं, तो ये होगा नहीं, इसको पूरा काट देते हैं, टू सॉल्व द, ही मेड एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द इशू। ओके, उसके बाद सी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पीरियड। सी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पीरियड। अब शॉर्ट स्पैन भी बोल रहे हैं और टाइम पीरियड भी बोल रहे हैं, क्या होना चाहिए, she completed the project within short span of time period, short span of time period. क्या होना चाहिए, इन शॉर्ट टाइम होगा नहीं, ओके, एट अ शॉर्ट पीरियड ये भी नहीं होगा। अब स्पैन को हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते हैं, स्पैन्स नहीं बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन, विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन, ये सही फ्रेज है, विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन, विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन। अब पीरियड फिर से बोलेंगे नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे, विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन, ये होता है सही आपका फ्रेज, अ शॉर्ट टाइम स्पैन। ओके, चलिए, ही नरेटेड द इवेंट फॉर मेमोरी रिकलेक्शन। अब मेमोरी भी यूज कर रहा है और रिकलेक्ट भी कर रहा है, ये दो फिर से यूज हो रहा है। आपकी इसको भी बोल सकते हैं, एक ही आइडिया बता रहा है, अब मेमोरी होता है तो ही तो उसमें से हम बोल सकते हैं, और रिकलेक्ट करना भी मतलब जो हमारे माइंड में है उसको फिर से बोलना, तो ये दोनों एक ही जैसा है वर्ड, ये भी रिडंडेंसी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक तो है, नो इम्प्रूवमेंट को हम लोग पहले काट देते हैं, मिस्टेक है। मेमोराइज्ड फैक्ट, रिकॉलिंग मेमोरी, फ्रॉम रिकलेक्शन और बाय मेमोरी, क्या होगा, बाय मेमोरी इसमें अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नहीं, आप ऑकवर्ड सा लग रहा है, ही नरेटेड द इवेंट बाय मेमोरी, ये क्या होता है, मेमोरी से तो बोलेगा नहीं, फिर मतलब सेंटेंस ऐसे नहीं हो सकता है। फ्रॉम रिकलेक्शन, रिकॉलिंग मेमोरी, और फ्रॉम मेमोराइज्ड फैक्ट्स, क्या होना चाहिए, ये उसने क्या किया, नरेटेड, इवेंट को नरेट किया, बताया इवेंट को, जो भी इवेंट था उसको नरेट किया, फ्रॉम रिकलेक्शन, रिकॉलिंग मेमोरी। आपका अच्छे से इसको पढ़ के देखिए, ही नरेटेड द इवेंट, फ्रॉम तो है हमारे पास, तो फ्रॉम रिकलेक्शन होगा, ये सही है। फ्रॉम रिकॉलिंग मेमोरी नहीं होता है, फ्रॉम मेमोराइज्ड फैक्ट नहीं होता है, फ्रॉम रिकलेक्शन, रिकलेक्शन के साथ वो इवेंट्स को नरेट किया। ओके, तो ही नरेटेड द इवेंट फ्रॉम रिकलेक्शन, फ्रॉम रिकलेक्शन। अब आ जाते हैं 12, द मैनेजर रिजेक्टेड द प्रपोजल आउटराइटली एट वंस इमीडिएटली। अब एट वंस भी बोल रहा है और इमीडिएटली भी बोल रहा है, एट वंस का मतलब ही तो ये हुआ, इसके अलावा भी थोड़ा और गलती है, यह हम दिख जा रहा है, ये एक्स्ट्रा बोला जा रहा है, तो ये भी नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, इसको काट देते हैं। अब सिप इमीडिएटली,
अगर सिप इमीडिएटली करते हैं, रिजेक्टेड द प्रपोजल आउटराइट, तो एक वर्ड हमें देना ही होगा, तो ये तो गलती है, सिप इमीडिएटली लिख नहीं सकते हैं, सिप आउटराइट नहीं लिख सकते हम लोग, तो हमें एट वंस और आउटराइट एट वंस होगा। क्या होना चाहिए? ये फ्रेज ही ऐसे बनता है, पर्सनल, आउटराइटली, एट वंस, इमीडिएटली। इमीडिएटली और एट वंस दोनों साथ में नहीं होगा, ये दोनों ही सेम आइडिया को बता रहा है, तो एक हम लोग देंगे नहीं, एट वंस को रखते हैं। सिर्फ हमें आउटराइटली अभी सही करना है, फ्रेज कैसे आउटराइटली का यूज होता है वो सोचना है। हम ये जो ly आउटराइटली के साथ लगा हुआ है, ये नॉन स्टैंडर्ड है, ऐसे यूज होता नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ आउटराइट हो जाएगा, आउटराइट एट वंस। तो क्या हो जाएगा आंसर? द मैनेजर रिजेक्टेड द प्रपोजल आउटराइट एट वंस, आउटराइट एट वंस, तो सिर्फ एट वंस नहीं होगा, आउटराइट वर्ड वहां पे रहेगा, लेकिन आउटराइट ly के साथ यूज नहीं किया जाता, इसको नॉन स्टैंडर्ड माना जाता है, तो आउटराइट एट वंस होगा। ठीक है, चलिए। He escaped punishment by sheer luck chance। ये sheer का मतलब एक डिग्री तक, एक डिग्री, कोई एक डिग्री, एक्सटेंड ऑफ डिग्री है वो, कि वैसे चांस में, लकी चांस, तो ये चांस और लकी दो वर्ड एक साथ है। बाय शेयर, ये तो आपका अच्छा फ्रेज है, ये रखेंगे, लेकिन इसके साथ एक और मतलब वर्ड यूज होता है, बाय शेयर, बाय शेयर, बाय शेयर लकी चांस क्या होगा? बाय लक, बाय शेयर चांस, ड्यू टू लकी लक, बाय चांस लक, नो इम्प्रूवमेंट। ये ऑकवर्ड लग रहा है, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट को तो पहले ही काट देते हैं। फिर क्या होगा? बाय लक, बाय शेयर चांस, ड्यू टू लकी लक, बाय चांस लक। बाय शेयर, ये शेयर का मतलब कोई भी चीज के एक्सटेंट, मतलब उसकी डिग्री पता करने के लिए शेयर बताया जा रहा है, तो बाय शेयर लक, लकी चांस। ये फ्रेज कैसे यूज होता है? ये ऐसे, ये सबको ना कलोकेशन ही बोलती है। शेयर के साथ क्या यूज होता है? शेयर चांस, बाय शेयर चांस, बाय शेयर चांस, ऐसे ऐसे ही ये फ्रेज यूज होता है। ड्यू टू लकी लक नहीं, बाय चांस लक नहीं, बाय लक नहीं, बाय शेयर चांस। ओके, बाय शेयर चांस, तो ये हो गया ही एस्केप्ड पनिशमेंट बाय शेयर चांस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। He explained the topic in a very much detailed manner, a very much detailed manner, in a very much, अब आपका detailed भी बोल रहा है, very much भी बोल रहा है, very much detailed manner, क्या होगा फिर? यहाँ ऑकवर्ड लग रहा है, वेरी मच भी बोल रहा है, फिर डिटेल्ड भी बोल रहे हैं, फिर मैनर भी यूज हुआ है, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, गलती तो है। विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इसको देखते ही, एक्सप्लेन द टॉपिक इन अ वेरी मच डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये भी नहीं होगा। विथ मेनी डिटेल्स भी नहीं होगा। वेरी डिटेल्ड मैनर और इन डिटेल, वेरी डिटेल्ड मैनर, तो हम ये भी जानते हैं इंग्लिश क्या होता है, ग्रामर बहुत ही सिंपल और करेक्ट होना चाहिए, वही बेस्ट आंसर होता है, सिंपल और करेक्ट। तो सिंपल और करेक्ट को अगर देखेंगे, वेरी डिटेल्ड मैनर, इतना बोलने से बहुत अच्छा है, हम अगर सिर्फ बोल दें इन डिटेल, इतना कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, हम बोल देते हैं इन डिटेल, तो ये सही होगा। ही एक्सप्लेन द टॉपिक इन डिटेल, ही एक्सप्लेन द टॉपिक इन डिटेल। ओके, इन अ वेरी मच डिटेल्ड मैनर को हम इतने छोटे से फ्रेज से बता सकते हैं, इन डिटेल। ओके, इन डिटेल। चलिए नेक्स्ट। He solved the problem with a cool-headedly. He solved the problem with a cool-headedly. With a cool-headedly. With a cool-headedly. अब with तो ठीक है, cool-headedly ये इसमें wrong दिया गया है, कौन सा होगा? ये भी ऑकवर्ड लग रहा है, हेडेडली तो होगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट को काट देते हैं हम लोग। बाय कूल हेड, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। विथ अ कूल हेड, ये सही लग रहा है। विथ अ कूल हेड, ये ऐसे हम लोग इसको हाइफनेटेड तो करते नहीं है, इन अ कूल हेड से अच्छा है विथ अ कूल हेड, ये होता है विथ अ कूल हेड। ही सॉल्व द प्रॉब्लम विथ अ कूल हेड, विथ अ कूल हेड, ही सॉल्व द प्रॉब्लम विथ अ कूल हेड, ये आपका सही लग रहा है, यही उसका आंसर है, विथ अ कूल हेड। ओके, चलिए। The company has decided to cut down expenses at the wake of losses. At the wake of losses.
ये फ्रेज ऐसे ही यूज़ होता है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, बस हमें ठीक करना है। तो नो इम्प्रूवमेंट को काट देते हैं। ड्यूरिंग द वेक ऑफ लॉसेस कंपनी डिसाइडेड टू कट डाउन। अंडर द वेक ऑफ, अंडर नहीं होना चाहिए। अब बताइए इन ऑन और ड्यूरिंग, इन ऑन और ड्यूरिंग, इन ऑन और ड्यूरिंग, ये फ्रेज ऐसे यूज होता है। एक्सपेंसेस किस टाइम पे? इन द वेक ऑफ लॉसेस। वो लोग सोचे कि कट डाउन करेंगे अपने एक्सपेंसेस के समय, जब लॉस का समय चल रहा था। तो ये एट द वेक ऑफ नहीं होता है, ये एट के जगह में कोई एक दूसरा प्रपोजिशन होगा। ऑन द वेक ऑफ लॉसेस भी नहीं होता है, ड्यूरिंग द वेक ऑफ लॉसेस भी नहीं होता है, इन द वेक ऑफ लॉसेस ये सही फ्रेज है। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू कट डाउन एक्सपेंसेस इन द वेक ऑफ लॉसेस। ओके, इन द वेक ऑफ लॉसेस, ये इसका सही फ्रेज है। अब आ जाते हैं 17। He gave a reply in a satirical tone of voice. He gave a reply in a satirical tone of voice. He gave a reply in a satirical tone of voice. ये पूरा फ्रेज ना ऐसे ही यूज होता है, ऐसे ही यूज होता है। इसको हमें कुछ भी सही करने की ज़रूरत नहीं है, ये नो इम्प्रूवमेंट में आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। He gave a reply in a satirical tone of voice. इसका वॉइस ही कैसा था? सैटरिकल था। ओके, चलिए 18। He succeeded from his efforts and hard work. अपने एफर्ट्स और हार्ड वर्क से वो सक्सीड किया। फ्रॉम लगाना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, उसके एफर्ट फ्रॉम, उससे उसने हार्ड वर्क किया, एफर्ट्स लगाया तो हुआ, तो ये ऑकवर्ड है, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इन हिज एफर्ट्स भी गलत लग रहा है। बाय हो सकता है, विथ हिज एफर्ट्स ये गलत लग रहा है। अब थ्रू और बाय हो सकता है, उनके एफर्ट्स और हार्ड वर्क से, और उसके एफर्ट्स और हार्ड वर्क के थ्रू, ऐसा भी हो सकता है। क्या होना चाहिए फिर? इसका सही फ्रेज है थ्रू हिज एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। थ्रू हिज एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क, ही सक्सीडेड थ्रू हिज एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क, थ्रू हिज एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 19। She was so weak that she could hardly lift the heavy mountain. She was so weak that she could hardly lift the heavy mountain. इसमें कुछ रॉन्ग लग रहा है, hardly lift the heavy box। अब ये माउंटेन की बात आ गई, यहाँ पे बॉक्स की क्यों बात आ रही है? ये तो बिल्कुल गलत है। Scarcely lift the mountain, barely, hardly lift the mountain। अब ये जब बता रहा है हेवी माउंटेन के बाद, तो हम लोग क्यों उसको अलग अलग लिखेंगे? बेयरली मूव द माउंटेन, कोई कोशिश, हार्डली लिफ्ट द माउंटेन। तो ये जो फ्रेज है हार्डली लिफ्ट द हेवी माउंटेन, तो ये हार्डली नहीं कर सकता, एकदम ही ना के बराबर। हाँ, तो फिर ये तो सही ही था, ये आपका नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये फ्रेज है हार्डली लिफ्ट द हेवी माउंटेन, ये सही है। शी वॉज सो वीक दैट शी कुड हार्डली लिफ्ट द हेवी माउंटेन, ये सही है, इसलिए ये नो इम्प्रूवमेंट होगा। अब आते हैं ही वॉज अवॉर्डेड विथ हेवी पनिशमेंट फॉर हिज मिस्टेक। इसमें ना अगर वो बहुत हम लोग रीडिंग करते हैं तो वो कलोकेशन से ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। क्या होगा यहाँ पे? awarded severe punishment, given a heavy punishment, punished heavily, sentenced strictly, no improvement। अब awarded with heavy punishment, awarded with heavy punishment, heavy punishment होता नहीं है, तो क्या होगा फिर? no improvement तो होगा नहीं, that means यहाँ पे sentence strictly, sentence देना ऐसा नहीं होता है। punished heavily ये भी नहीं होगा, given heavy punishment और awarded severe punishment, तो ये होता है अवॉर्डेड सीवियर पनिशमेंट। सीवियर पनिशमेंट, पनिशमेंट सीवियर के ऐसा सीवियर वर्ड लगा के सीवियर पनिशमेंट लिखते हैं हम लोग, अवॉर्डेड सीवियर पनिशमेंट। ये सारे ना कलोकेशंस होते हैं, लाइक हम लोग जैसे बोलते हैं ये उसके साथ ही रहता है, हम लोग कोई दूसरा वर्ड उसका साथ नहीं लिख सकते हैं। कमिट करना, कमिट के साथ क्राइम और कमिट के साथ मिस्टेक, तो ये सब ना आपका क्या है? कलोकेशन है, हम इसके साथ दूसरा वर्ब यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये क्राइम और मिस्टेक नाउन के साथ कमिट वर्ड ही रहता है, वैसे ही सीवियर वर्ड सीवियर पनिशमेंट के साथ ही रहेगा, कोई और वर्ड हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, ये कलोकेशंस है। तो ही वॉज अवॉर्डेड सीवियर पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट, ठीक है। चलिए
ये तो हमारा और एक बैच है, क्षितिज बैच, आपको पता है ये हमारे एसएससी स्टेनो के लिए है और ये भी स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट ये एक्टिविटी करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द क्लू गिवन। अब ये जो आपकी यहाँ पे हाईलाइटेड है इसके अकॉर्डिंग हमें उसको चेंज करना होगा। She told me the reason by crying explanation। अब crying explanation से उसने अपना बताया, रीजन बताया। अब एक्सप्लेनेशन दे रही है, क्राइंग वो रोते रोते वो एक्सप्लेनेशन दे रही है। तो क्राइंग एक्सप्लेनेशन का क्या होगा, इसमें हमें सही फ्रेज लिखना होगा। क्या फ्रेज होना चाहिए, सही फ्रेज कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है सही फ्रेज। तो ये जो है बाय क्राइंग एक्सप्लेनेशन, शी टोल्ड मी द रीजन बाय क्राइंग एक्सप्लेनेशन, हम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वो मतलब रोते रोते बोली, रोते रोते वो एक्सप्लेन की, अपना रीजन बताई। तो ये रोते रोते का हम बहुत ही शॉर्ट से लिख सकते हैं, शी टोल्ड मी द रीजन वाइल क्राइंग। हम क्या लिख सकते हैं, वाइल क्राइंग, बहुत ही छोटा और इजी वे में लिख सकते हैं। क्या, She told me the reason while crying, ये लिख सकते हैं, ये सही हो जाएगा। उसके बाद he was awarded severe scolding by the teacher। अब scold कर रहा है तो वो awarded वर्ड भी गलत ही लग रहा है, तो he was awarded severe scolding। अब severe वर्ड तो ठीक है, severe के साथ हमें ये फ्रेज को चेंज करना होगा, he was awarded severe scolding by the teacher। अवॉर्डेड स्कोल्डिंग के साथ नहीं होना चाहिए, ये तो रिवॉर्ड प्राइज के लिए हम लोग अवॉर्डेड यूज करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ स्कोल्डिंग के लिए अवार्ड तो नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट के लिए फिर भी ठीक था, लेकिन स्कोल्डिंग के लिए नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, ही वॉज सीवियरली स्कोल्डेड, इसको चेंज कर लेते हैं, सीवियरली कोल्डेड, सीवियरली स्कोल्डेड, सीवियरली स्कोल्डेड बाय द टीचर, बाकी वो है बाय द टीचर। अब आते हैं, she gave me a lengthy short reply, she gave me a lengthy short reply, she gave me a lengthy short reply। अब उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, इतना वो लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बदले में, lengthy short। अब शॉर्ट ही कर रहा है तो lengthy क्यों बोलेंगे, a brief reply, अ तो रहेगा यहाँ पे, a brief reply, a brief reply। Okay, the child was crying because he had drunk the burning water। ये बहुत easy है, he had drunk the burning water ना लिख के हम लोग बोलेंगे he had drunk the hot water, he had drunk the hot water। burning water तो नहीं होता है, hot water, उसका रिप्लेस हम लोग किससे करेंगे, hot water। उसके बाद the man is suffering from deep hunger pain, करेक्ट फ्रेज इसका क्या होगा, from deep hunger pain, deep hunger pain, deep hunger pain क्या होगा, deep hunger pain। तो वो भी हम लोग वैसे ही जो वर्ड पढ़ रहे थे सीवियर, उससे लगा सकते हैं, the man is suffering from, हाँ हंगर है तो सीवियर लगा देंगे, the man is suffering from रहेगा यहाँ पे, from severe hunger, पेन जगह लगाने की जरूरत नहीं है, हंगर में ही, भूख में ही उसको तकलीफ हो रही है, the man is suffering from severe hunger। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे और एक टॉपिक हम देखेंगे। ये दोनों दिन की फ्रेज रिप्लेसमेंट एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, शुरू की शायद साउंड नहीं आ रही थी तो ठीक है, उसके बाद शायद 1-2 मिनट से सही हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।